नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 20 और 22 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए टॉपिक्स पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। उस करंट अफेयर के टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको ये भी बता दूं कि आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि एंड में हम एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं और वो जो एमसीक्यूज होंगे वहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आजकल की किसी भी एग्जाम आप दीजिए, किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन तो आते ही है। तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते रहिए और अपने एग्जाम को क्रैक करने के जो चांसेस है उसे बढ़ाते रहिए, और आपको अपने जो आंसर सही लगते हैं उसको कमेंट सेक्शन में भी लिखना है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत करें। हम 20 और 22 अप्रैल 2024 का जो पहला करंट अफेयर देख रहे हैं वो देखिए क्या है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो नेस्ले कंपनी के प्रोडक्ट्स है, आपको पता है नेस्ले कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो चॉकलेट और ये सब बनाते हैं। अब पाया क्या गया है कि कहीं कहीं पे शक्कर ज़्यादा है। तो ये कैसा हो रहा है ये आपको बता देता हूँ। तो ये करंट अफेयर, इसका सिलेबस तो सबसे पहले साइंस में जाता है। तो हुआ क्या है, नेस्ले प्रोडक्ट जो बच्चों के लिए बनाए गए एशिया में, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में, ऐसा कहा गया है कि उसमें एडेड शुगर है, उसमें शुगर होती है जो बच्चों के लिए नेस्ले के प्रोडक्ट बनाए गए। जबकि कुछ प्रोडक्ट जो यूरोप में बेचे जा रहे हैं उसमें शुगर नहीं है, ऐसे रिसेंट रिपोर्ट ने कहा है। काफ़ी शॉकिंग एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये देखने मिल रहा है कि कहीं कहीं पे बच्चों को जो दिए जा रहे हैं उसमें एडेड शुगर है चॉकलेट्स में, और जहाँ जहाँ यूरोप जैसे देशों में जो बेचे जा रहे हैं वहाँ शुगर नहीं है। तो काफ़ी बड़ी एक न्यूज़ है। और अगर देखा गया तो रिपोर्ट जो है उसका नाम था हाउ नेस्ले गेट्स चिल्ड्रन हुक्ड ऑन शुगर इन लोअर इनकम कंट्रीज, यानी ऐसे देश जहां पे इनकम लोगों की कम है, ऐसे देश में बच्चों को शुगर भी खिलाई जा रही है चॉकलेट में डाल के। ये रिपोर्ट ने नेस्ले का एक फॉल्ट बताया फॉर एम्प्लॉइंग डिफरेंट न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स। यानी अगर देखोगे तो रिच कंट्रीज में अच्छे न्यूट्रिशंस देना और जो पुअर कंट्रीज है वहां पे अच्छे न्यूट्रिशन ना देना, वहां पे बच्चों को शक्कर खिलाना, ऐसा नेस्ले के ऊपर एक तरह से एक रिपोर्ट बनाया है। नेस्ले जो है ऐसा कहा जाता है कि वो क्वांटिटी जो है शुगर के कंटेंट की वो भी क्लियर नहीं करता है अपने प्रोडक्ट्स पे, जब पैकेजिंग करता है तब। ये भी रिपोर्ट में लिखा गया है। अब इस रिपोर्ट के की टेकअवेज देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि शुगर क्या होती है। शुगर एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट होता है। और कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं उसमें नेचुरली शुगर होती है, उसमें अलग से शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHA कहता है कि शुगर जो होती है वो मिल्क में होती है और फ्रूट यानी फ्रुक्टोस में भी होती है। मिल्क में जो होती है लैक्टोस और फ्रूट यानी फ्रुक्टोस में शुगर होती है। तो कोई भी प्रोडक्ट जिसमें मिल्क हो, जैसे कि योगर्ट बोलो, मिल्क बोलो, या फिर क्रीम बोलो, या फिर फ्रूट्स बोलो जैसे कि फ्रेश ड्राइड फ्रूट्स है, इसमें नेचुरली शुगर होती है। तो इसमें शुगर ऐड नहीं की तो भी चलता है। तो फ्री शुगर या फिर एडेड शुगर जो है वो सेपरेटली किसी भी फूड आइटम में डाली जाती है उसके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, प्रिपरेशन के दौरान यानी उसके प्रोसेसिंग के दौरान। अब देखिए जैसे कि मिल्क डाल दिया तो शुगर ऑलरेडी आ गया, उसमें तो अलग से एडेड शुगर डालने की जरूरत नहीं है। 2015 में जो WHO के गाइडलाइंस उन्होंने रिकमेंड किया है कि एडल्ट्स और चिल्ड्रन जो होते हैं दे हैव टू रिड्यूस देयर डेली इंटेक ऑफ फ्री शुगर टू लेस देन 10%। जितनी भी वो एनर्जी इंटेक कर रहे हैं उसमें 10% से भी कम शुगर होनी चाहिए। तो देखिए शुगर काफ़ी कम खाना चाहिए, ऐसे WHO ने कहा है। WHO ने एडवाइस किया है कि जो एडेड शुगर्स होती है वो 2 साल के पहले तक के बच्चों को नहीं देनी चाहिए। अगर एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन कर लेते हैं बच्चे ने, शुगर का कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है बच्चों में, तो उस कारण ओवरऑल एनर्जी इंटेक जो होता है वो बढ़ जाता है, ओवरऑल डाइट बढ़ जाता है। और इस कारण हम कहेंगे इट में बी एट कॉस्ट ऑफ फूड आइटम्स जिसमें न्यूट्रिशनल एडिक्वेट कैलोरीज होती है। इवेंचुअली इस कारण अनहेल्दी डाइट बनने लगता है। शुगर के कारण अगर आप कैलोरीज बढ़ा रहे हो तो ये काफ़ी अनहेल्दी डाइट होगा। तो शुगर के डाइट कम करना यही सही होगा, ऐसा WHO ने कहा है। दूसरी बात हमें ये देखने मिलता है कि जो रिस्क होती है जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होने की, जैसे हम कहेंगे डायबिटीज़ होने की। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज यानी ऐसे डिसीज जो लगते नहीं है, फैलते नहीं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ओबेसिटी हो गया जिसमें वेट बढ़ता है बच्चों का, हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स हो गए जो कि हार्ट से रिलेटेड कुछ बीमारियां होती है, ऐसी बीमारियां बढ़ती है अगर आप बचपन से शुगर देना शुरू करोगे तो। उसके अलावा दांत भी खराब होते हैं, टूथ डिके होता है, ये भी आपको पता चलता है एक्सपोजर टू शुगर हुआ तो। एक 2017 में रिपोर्ट आई थी WHO की, उन्होंने कहा था, वो रिपोर्ट थी इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स फॉर रिड्यूसिंग शुगर इन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ऐसे रिपोर्ट का टाइटल था। उन्होंने कहा कि ये फैक्ट है कि जो शुगर है वो रिलेटिवली चीप है, काफ़ी सस्ती होती है और काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट करके यूज़ करते हैं। और अगर देखा गया तो ये
हम कहेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा आपके हेल्थ को ख़राब कर सकता है, इज़ नॉट डायरेक्ट इंसेंटिव टू यूज़ इट, है ना। तो ये अच्छी बात नहीं होगी उसको डायरेक्ट यूज़ करना, बट मीन्स देयर इज़ लिटिल इंसेंटिव फ्रॉम द सप्लाई साइड नॉट टू यूज़, है ना। तो हम कहेंगे कि उसको यूज़ ना करना यही अच्छी बात होगी, ऐसा उस रिपोर्ट में कहा था। तो शुगर जो होगी ये सस्ती होती है, लोग यूज़ कर लेते हैं प्रोडक्ट्स बनाने में, और उससे काफ़ी सारा हमारे हेल्थ को ख़राब कर देते हैं। जो शुगर ऐड की जाती है फूड आइटम्स में, वो उसको और ज़्यादा पैलेटेबल बनाते हैं। पैलेटेबल यानी कंज्यूमर जो होते हैं वो उसको रिपीटेडली मांगते हैं, यानी हम कहेंगे जब किसी को शुगर खाने की आदत पड़ गई तो जो कंज्यूमर होते हैं वो उस प्रोडक्ट को हर बार अगर देखोगे तो रिपीटेडली उसको यूज़ करने की कोशिश करता है। तो इस तरह की कुछ रिपोर्ट है शुगर को लेके, तो नेस्ले के प्रोडक्ट को लेके, और ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। तो देखिए, ध्यान रखिए अपने शुगर लेवल्स पे, शुगर थोड़ा ध्यान से खाइए, और अगर शुगर को लेके कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो तुरंत अपनी शुगर को चेक कर लीजिए ताकि आप सेफ रहे। दूसरी जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है एंटी माओइस्ट ऑपरेशन को लेकर। तो माओवादी लोग, आपको पता है, उनके खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया गया था, माओइस्ट लोगों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया गया था। तो यहाँ पे क्या है ये देख लेते हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी वाला इशू है, इंटरनल सिक्योरिटी पे काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। तो एटलीस्ट 29 एलिज्ड माओइस्ट जो है वो मारे गए गन फाइट में। जो हमारे देश की सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने ये अटैक किया, ये ऑपरेशन चलाया, ये चलाने के बाद ऐसे 29 माओइस्ट जो है उनको मार गिराया गया है। और कहाँ गिराया, तो कहाँ मार दिया गया है, तो फॉरेस्ट जो है सदर्न छत्तीसगढ़ के कानकेर डिस्ट्रिक्ट करके आता है, वहाँ पे ट्यूसडे को 16 अप्रैल को ये जो है ये हम कहेंगे ये गन फाइट हुई है। बैकग्राउंड की बात करें तो ये ऑपरेशन जो है लार्जेस्ट है देखा गया तो छत्तीसगढ़ बनाने के बाद 2000 में छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। छत्तीसगढ़ एक स्टेट है जो मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, और ईयर था 2000। और अगर देखा गया तो काफ़ी सक्सेस मिला हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को कि एक डिकेड लॉन्ग फाइट चल रही थी एक्सट्रीम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, हम कहेंगे यानी माओवादियों के खिलाफ। तो ये जो चल रही थी ये कम से कम इसको 10 साल हो गए थे फाइट चल रही थी, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा सक्सेस जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको मिला है। तो ये ऑपरेशन में हुआ क्या, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो ये जो ऑपरेशन है, 100 सिक्योरिटी फोर्सेस पुश डीप इन माओइस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड अब्जुमार्ट करके है, यानी हम कहेंगे कि एक अननोन हिल है। इस हिल में जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस थे इनको जाना पड़ा जहाँ पे माओइस्ट रहते थे। 4000 स्क्वायर किलोमीटर का ये फॉरेस्ट की लैंड है जो कि सदर्न छत्तीसगढ़ में आती है, और वहाँ पे बस्तर रीजन है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे आती है। तो मेनली इसमें डिस्ट्रिक्ट आते हैं नारायणपुर, बीजापुर और दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो ये हम कहेंगे कि जस्ट साउथ ऑफ ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ फॉरेस्ट फॉल्स इन कनकर। तो कानकर करके जो यहाँ पे थोड़ा सा ही फॉरेस्ट आता है, बाकी ये बड़े बड़े जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे ये फॉरेस्ट आपको देखने मिलता है। तो यहाँ पे हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनको जाना पड़ा माओइस्ट को ढूंढने के लिए। काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन है, काफ़ी ऊपर नीचे ऐसी ज़मीन है, सीधी ज़मीनें नहीं है, रोड्स भी वहाँ नहीं है, और प्रेजेंस है वहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का, जैसे कि हम कहेंगे नक्सलिज्म, माओइज्म, ये सब का। और हम कहेंगे 90% जो है अब्जुमार्ट करके जो है यहाँ पे हम कहेंगे कि एरिया जो है वो गोवा से भी बड़ा एरिया पकड़ लीजिए, वहाँ पे गवर्नमेंट रिमेन्स अनसर्वेड बाय गवर्नमेंट वहाँ सर्वे नहीं कर चुकी अब तक, तो कर सकी है अब तक, ये हम कह सकते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे जो माओइज्म है वो काफ़ी ज़्यादा, ये जो जंगल्स है ये यूज़ किए जाते हैं सेफ हेवेंस, या फिर हम कहेंगे ट्रांजिट कॉरिडोर्स के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए या फिर वहाँ पे सेफली रहने के लिए माओइस्ट के द्वारा। और वो ट्रैवल करते हैं महाराष्ट्र से टू द वेस्ट, आंध्र प्रदेश से टू द साउथ, तेलंगाना से तो टू द साउथ ईस्ट, और ओडिशा से टू द वेस्ट, छत्तीसगढ़ से होते हुए, छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट से होते हैं, और काफ़ी बड़ा ये खतरा बन जाता है। अब ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है छत्तीसगढ़ का, ये क्या होता है ये देख लेते हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करें छत्तीसगढ़ के, तो ये छत्तीसगढ़ एक ओनली स्टेट है जहाँ पे माओइस्ट जो होते हैं उनका आपको बहुत बड़ा प्रेजेंस देखने मिलता है, और उनकी कैपेबिलिटी भी है, यानी हम कहेंगे कि वो बड़े बड़े अटैक्स भी करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऐसा कहना है उनके वेबसाइट पे कि ऐसे 70 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है हमारे देश में। ऑफ दिस 15 तो छत्तीसगढ़ में ही है, और 25 जो है ऑफ दी 25 मोस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा है, यानी 15 जो है वो छत्तीसगढ़ में है, और 25 जो है ये 70 में से वो काफ़ी खतरनाक है। 7 उसमें से खतरनाक वाले छत्तीसगढ़ में है, और वाइल 8 जो है वो झारखंड में आपको देखने मिलते हैं। तो ये काफ़ी डेंजरस आपको कुछ रीजन देखने मिलते हैं, काफ़ी
खतरे वाले रीजन है जहां पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखने मिलता है। गवर्नमेंट ने क्या किया, फाइनल पुश दिया है अगेंस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। छत्तीसगढ़ जो होती है, अगर हम देखें तो झारखंड को छोटा मोटा पकड़ के जो गवर्नमेंट का फाइनल पुश रहा है अगेंस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, यहाँ पे देखोगे तो सेंट्रल फोर्सेस जो जैसे सीआरपीएफ को वहाँ पे लाया गया है, वहाँ पे माओइस्ट के स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया में डाल दिया गया, पहुँचाया गया। जंगल्स जो है अब्जुमाट करके है वहाँ पे, या फिर हम कहेंगे अबुजमाट का जो है वो इन द पास्ट फ्यू ईयर्स मोर देन 2 डजन, यानी हम कहेंगे 24 से ज़्यादा बेसिस बनाए गए अबुजमाट करके जगह जो है वहाँ पे। और कानकेर करके जो है वहाँ पे राव घाट जंगल में भी नए नए कैंप्स बनाए गए थे सीआरपीएफ के। तो गवर्नमेंट जो है इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा हमें रेडी दिख रही थी, तो गवर्नमेंट ने फाइनल पुश दिया है। क्रिटिसिज्म भी फेस करने मिला है। क्रिटिसिज्म ऐसा फेस करने मिला है सरकारों को कि सबसे पहले क्रिटिक्स ने ये बोला है कि मेजर फ्लॉज है गवर्नमेंट के अप्रोच में, यानी गवर्नमेंट नक्सलिज्म के प्रॉब्लम जो है वो इजीली सॉल्व नहीं कर पा रही। ओवरऑल गवर्नमेंट के पास कोई स्ट्रेटेजिक प्लान भी नहीं है और गवर्नमेंट टैकल कर रही है चैलेंजेस को, गवर्नमेंट को पता नहीं है। बट मेन रीज़न है पॉलिटिकल अप्रिसिएशन, पॉलिटिकल रीजंस के कारण ही हो रहा है जो भी होता है। स्टेट्स जो होता है वो कंसिडर किए जा रहे हैं लेफ्ट में एक्सट्रीमिज्म वाले, वो एक नेशनल प्रॉब्लम बोल रहा है। तो गवर्नमेंट कहती है कि ये लेफ्ट में एक्सट्रीमिज्म ये हमारे देश का प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, और प्रॉब्लम जो होता है वो कंक्लूसिवली अच्छे से सॉल्व नहीं किया गया है। तो जब तक हम कहेंगे कि एंटी नक्सल ऑपरेशंस जो हो रहे हैं आप चला रहे हो, बट हम कहेंगे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को यूज़ कर रहे हो, बट उनका सब्सिडरी रोल है। मेन तो आपने इनके जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज है, उसको सॉल्व करना चाहिए। कब तक हम अपने फोर्सेस को भेज के इन पे अटैक करके इनको ख़त्म करते रहेंगे, और भी आते जाएंगे, और इसका कोई ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है कि इस तरह का फाइनल पुश देना। इंडिया का फॉरेस्ट कवर जो होता है वो तोड़ दिया जा रहा है, वैसे भी धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जा रहा है। ट्राइबल्स जो रह रहे हैं इस फॉरेस्ट में उनको डिस्प्लेस किया जाता है पूरे प्रोसेस में। हम डेवलपमेंट के चलते फॉरेस्ट काटते हैं, फॉरेस्ट काटने के बाद बेचारे जो ट्राइब्स वहाँ रहते हैं उनको एक अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, उनकी ज़मीनें छीन ली जाती हैं, उनका जो लाइवलीहुड है वो छीन लिया जाता है, इसलिए वो नक्सलिज्म की तरफ फिर बढ़ते और उसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो सरकारों की काफ़ी बड़ी एक गलती है। सरकार कुछ ना कुछ फोर्सेस भेज के ये इशू को सॉल्व करना चाहती है, बट उनका मेन प्रॉब्लम क्या है ये तो किसी ने देखा ही नहीं है। तो इसको डील करना चाहिए, सबसे अच्छा सोल्यूशन होगा। तो ये जो है माओइज्म वाला, ये करंट अफेयर का सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। अब अगला जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए पीएमयूवाई को लेके। और आपको पता है ये जो क्वेश्चन आएगा ये एक तो पॉलिसीज में आपको आ सकता है, योजना में, या फिर हम कहेंगे करंट इवेंट से ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। गवर्नमेंट जो होती है, यानी हम कहेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंडर काफ़ी एक क्लीन कुकिंग फ्यूल जो है ये पहुंचा चुकी है। ऐसा कहा जाता है 103.3 मिलियन हाउस होल्ड्स को यहाँ पे क्लीन कुकिंग ऑयल, यानी हम कहेंगे एलपीजी गैस सिलेंडर कनेक्शंस यहाँ पे दी गई है। जब से स्कीम शुरू हुई है तब से लेके तो 2023-24 के एंड तक, अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल। ऐसा यहाँ का जो सेल है पेट्रोलियम प्लानिंग और एनालिसिस सेल, उन्होंने ये चीज़ें बताई है। बैकग्राउंड ये है कि सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, अगर ऐसा सच में है तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है सरकार की, जो कहीं ना कहीं हमें ये दिखाती है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट जो था पीएमयूवाई का, वो जिसने बहुत सारी जिंदगियां जो है उनको सुधारा है और एलपीजी कनेक्शंस लोगों तक पहुंचा है और ट्रेडिशनल सॉलिड फ्यूल्स पे हमारी डिपेंडेंसी कम की है। यानी पहले चूल्हा लगाते थे, उसके लिए पेड़ काटते थे, उससे पोल्यूशन होते थे, तो वो एक क्लीन एनर्जी नहीं थी क्योंकि उससे पोल्यूशन होते थे। तो अगर सरकार ने सच में इतने एलपीजी कनेक्शंस पहुँचा है तो ये बहुत अच्छी एक खबर है हमारे लिए। तो ये पीएमयूवाई है क्या, ये सबसे पहले देखना होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये फ्लैगशिप स्कीम है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के चलते इंडिया में। ये वाले पॉइंट को अच्छे से याद रख लिए। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि प्रोवाइड करना क्लीन कुकिंग गैस, क्लीन कुकिंग फ्यूल, यानी जैसे एलपीजी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है, इससे क्या होता है कि पोल्यूशन नहीं होता है और पेड़ नहीं कटते, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी मानी जाती है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो है वो रूरल यानी गांव तक पहुंचाना, या फिर जो भी हाउस होल्ड्स है जो कि बहुत गरीब है उन तक पहुंचाना, ये था इसका एम। ये जो हाउस होल्ड्स थे वो पहले ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल पर डिपेंड थे, जैसे वो लकड़ियाँ लेके आते थे, फायरवुड लाते थे, कोयला लाते थे, काउडंग के केक्स जलाते थे, जिस कारण वुमेन की हेल्थ भी खराब होती थी और एनवायरनमेंट भी खराब होता था। तो ये दो चीज़ों से बचाने के लिए हमें इस तरह की योजना की ज़रूरत थी। जो एप्लीकेंट होता है वो एडल्ट होना चाहिए और वो बीपीएल हाउस होल्ड होना चाहिए। अगर आपको पीएमयूवाई उज्ज्वला योजना का अगर लाभ चाहिए, अगर उसका बेनिफिट लेना चाहते हो, तो वो एडल्ट वुमेन होनी चाहिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आती है। उसी के अलावा स्कीम जो होती है वो ऐसे वुमेन को प्रायोरिटाइज करती है जो SC ST या फिर बाकी मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बिलोंग करती है। अब इसके की फीचर देखिए क्या है पीएमयूवाई के। वो पहला है कि एम्पावर करना वुमेन और हेल्थ प्रोटेक्शन देना, यानी एलपीजी अवेलेबल करा के देना और वुमेन की हेल्थ अच्छी करना,
ताकि पोल्यूशन के कारण उनकी हेल्थ खराब ना हो। ट्रेडिशनल फ्यूल के कारण रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकता है, वो जो धुआं आपके अंदर जाता है लंग्स में, उससे हेल्थ खराब हो सकती है, तो वो सबसे पहले ख़त्म करना। दूसरा, रिड्यूसिंग डेथ्स। अगर देखा गया तो काफ़ी सारी डेथ्स होती है अनक्लीन कुकिंग फ्यूल के कारण इंडिया में, तो उसको कम करना। तीसरा है फाइनेंशियल सपोर्ट। ये जो स्कीम होती है इसमें सपोर्ट दिया जाता है 1600 पर ईच एलपीजी कनेक्शन, यानी जो भी कनेक्शन है उसमें 1600 रुपये जो है सरकार की तरफ से मिलते हैं बीपीएल हाउस होल्ड्स को। उज्ज्वला 2.0 की बात करें तो एक्सटेंशन है स्कीम का, इसमें बेनिफिशियरीज जो होते हैं उनको डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन मिलते हैं, उसके लिए उनको कुछ डिपॉजिट नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट एलपीजी कनेक्शन मिल जाएंगे फ्री में। और जो पहला रिफिल होगा यानी पहला गैस सिलेंडर होगा वो भी मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं हॉट प्लेट भी एक मिल जाएगी, और इसके लिए कोई कॉस्ट भी नहीं लगेगी। तो ये सब चीज़ें फ्री में मिल जाती है PMUY 2.0 में। तो ये की फीचर्स है, अगर ये इंप्लीमेंट अच्छे से किया गया तो जो भी बीपीएल फैमिलीज है उनको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है, और हमारे देश का एनवायरमेंट और वुमेन की हेल्थ काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो ये जो है PMUY उज्ज्वला योजना, इसका सोर्स था फाइनेंशियल एक्सप्रेस। अब अगला जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है आर्टेमिस अकॉर्ड को लेकर, इसका सिलेबस जाता है करंट इवेंट में। अगर देखा गया तो जो स्वीडन नाम का देश है, वो स्वीडन ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया आर्टेमिस अकॉर्ड को। अगर आपको नहीं पता आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है तो डरने की जरूरत नहीं है, अब आपको ये पता चल जाएगा। बैकग्राउंड ये है कि स्वीडन जो है ये 38th कंट्री बनी है जिसने आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया। आर्टेमिस अकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन कोऑपरेशन को चलते, यानी जो देश स्पेस में जाना चाहते हो एक दूसरे को कोऑपरेट करके स्पेस को एक्सप्लोर करेंगे। ऐसा ये एक अकॉर्ड है जो स्पेस से रिलेटेड है, जिसको आर्टेमिस अकॉर्ड कहा जाता है। अमंग नेशंस, पर्टिकुलरली वो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में, नासा के प्रोग्राम में जो नासा इसको चलाएगा और नासा के साथ मिलके ये सब देश रहेंगे। आर्टेमिस अकॉर्ड को एस्टैब्लिश किया गया था यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और नासा ने मिलके 2020 में, और उनके साथ सेवन अदर फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, कनाडा था, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई और यूके था। इनका एम यही है कि कॉमन प्रिंसिपल्स बनाना, सिविल एक्सप्लोरेशन कराना, आउटर स्पेस में जाके यानी हमारे स्पेस में जाके मून में जाना, मार्स पे जाना, कॉमेट्स जो है वो देखना, एस्टेरॉइड्स पीसफुल पर्पजेस के लिए यूज़ करना, वहाँ से हमें कोई वॉर के लिए या फिर किसी हम कहेंगे वायलेंस करने के लिए यूज़ नहीं करना है, पीसफुल पर्पज़ के लिए उसे यूज़ करना है, और वहाँ पर हमें सिर्फ रिसर्च वर्क करना है, मिलजुल के काम करना है, कोऑपरेशन दिखाना है। ऐसा ही आर्टेमिस अकॉर्ड है। आर्टेमिस अकॉर्ड की बात करें तो जो अकॉर्ड होता है ये बनाया गया था आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के चलते। तो आउटर स्पेस ट्रीटी यही है कि हम जब हमारे बाहर स्पेस में जाते हैं, हमारे प्लानेट के बाहर, तो कहीं ना कहीं हमें जितने भी रिसोर्सेज उसको शेयर करना है ह्यूमैनिटी के लिए, सबके साथ, इंसानियत के चलते प्रोहिबिट करना है नेशनल अप्रोप्रिएशन की, एक ही देश उसको पूरा लेके जा रहा है ऐसा ना होने दे, और उसके अलावा इनकरेज करना है कि हम स्पेस का यूज़ पीसफुल पर्पज़ के लिए, ना कि एक दूसरे पे अटैक करने के लिए करें। ऐसा आर्टेमिस अकॉर्ड है। इसके की कमिटमेंट्स अगर देखा गया तो सबसे पहले ये कंडक्ट करता है स्पेस एक्टिविटीज़ पीसफुल पर्पज़ के लिए, इंटरनेशनल लॉ के साथ के चलते ही ये काम करता है। दूसरा, रिकॉग्नाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमन एक्सप्लोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी वही है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम सबको मिलजुल के यूज़ करने का मौका मिलता है जो स्पेस में बना हुआ है। इससे साइंटिफिक नई डिस्कवरी हो सकती है, कमर्शियल यूटिलाइजेशन हो सकता है, आपके देश की अगर कुछ कंपनीज यूज़ करना चाहती है तो वो भी कर सकती है कोऑपरेशन के साथ। उसके अलावा इंश्योर करता है रजिस्ट्रेशन और डेटा शेयरिंग के लिए, है ना। तो हम कहेंगे जो देश इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं उनके रजिस्ट्रेशन होते हैं, डेटा शेयर किया जाता है स्पेस से रिलेटेड, साइंटिफिक डेटा भी एक टाइमली मैनर में यहाँ एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है। हेरिटेज जो उसे प्रिजर्व किया जाता है, जैसे हिस्टोरिक लैंडिंग साइट जो होगी उसको ख़राब ना करना, जो देशों ने अपनी बनाई है, जैसे हम लोगों ने भी चंद्रयान की अपनी बनाई है, या फिर आर्टिफैक्ट्स जो है सेलेशियल बॉडीज़ पे जो मिले हैं उसको कहीं ना कहीं एक तरह से सबने उसको एक हम कहेंगे कि अच्छे से प्रिजर्व करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना, ये भी काम होता है। सस्टेनेबल सेफ यूटिलाइजेशन होता है स्पेस रिसोर्सेज का, उसको कहीं ना कहीं ख़राब नहीं होने देते। जो भी स्पेस में रिसोर्सेज होते हैं, जिन जिन देशों ने इसे साइन किया है वो सब इसका ध्यान रखते हैं, और प्लान है इनके पास सेफ डिस्पोजल ऑफ स्पेस क्राफ्ट का। जो भी स्पेस क्राफ्ट ऊपर भेजे जा रहे हैं उसका डिस्पोजल कैसा होगा, क्योंकि उसका यूज़ होने के बाद तो वो स्पेस में घूमता रहेगा, तो उसका यूज़, उसका डिस्पोजल कैसा करना है, या फिर हम कहेंगे डेब्रिस जो है उसको बढ़ाना नहीं है, उसे कम करते जाना है। डेब्रिस यानी वही कि जो सैटेलाइट्स आपके यूज़ में नहीं रहे वो वहीं पे घूम रहे हैं, जो कचरा है स्पेस में हुआ उसको हार्मफुल डेब्रिस कहा जाता है। इंडिया के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये देख लेते हैं। इंडिया ने ज्वाइन किया था आर्टेमिस अकॉर्ड 2023 में, और इंडिया 27th कंट्री बनी थी इसको साइन करने के लिए, जो कि एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। इसको ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर बाइंडिंग है, आप चाहो तो इसे पूरा कर सकते हो, ऐसा एग्रीमेंट होता है। तो कंपलसरी नहीं है कि इसको आप फॉलो ही करो। और इसमें क्या है, तो कोलैबोरेशन है नासा और इसरो का,
जिसमें इंडिया एस्ट्रोनॉट्स जो है वो भेजता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2024 में, ये यहाँ पे हुआ था। तो आर्टेमिस एकॉर्ड इंडिया ने जो ज्वाइन किया उससे इंडिया एग्री कर गया कि वो फॉलो करेगा, स्पेस एक्सप्लोरेशन करेगा, जो भी चलेगा। हम कहेंगे यूएस लेड अलायंस के साथ, जैसे कि जो भी स्पेस इश्यूज़ है यूएस के साथ मिल के हम यहाँ पे काम करेंगे। करंटली वहाँ पे हम कहेंगे स्पेस फेयरिंग स्टेट जो है जैसे रशिया हो गया या चाइना हो गए, ये करंटली इसमें आपको नहीं देखने मिल रहे हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा एकॉर्ड है जिसमें कोऑपरेशन के साथ सब लोग काम करने वाले हैं। तो ये जो करंट अफेयर था जिसमें आपको आर्टेमिस एकॉर्ड देखने मिला, इंडिया के लिए भी ज़रूरी है, इसलिए करंट अफेयर का आपको क्वेश्चन मिल सकता है। इसका सोर्स था वायॉन। अगला जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है लक्ष्मण तीर्थ रिवर को लेके, और इसका सिलेबस ज्योग्राफी में जाता है। अब रिवर आ गए तो ज्योग्राफी में ही जाएगा। लक्ष्मण तीर्थ रिवर जो है वो कंप्लीटली ड्राई अप हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे ड्रॉट जैसी सिचुएशन और इंटेंस हीट बढ़ चुकी है। देखिए पूरी की पूरी नदी सूख गई है, क्योंकि सीवियर ड्रॉट आया, सूखा पड़ गया है, और उसके अलावा गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो दिस ईयर अर्ली अप्रैल में जो रिवर होती है वो पूरी ड्राई हो गई है, और वहाँ पे वाटर के कोई ट्रेसेस ही नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि वहाँ पे कहीं पानी भी बहता था। ये जो ड्राइंग अप है लक्ष्मण तीर्थ का, इससे आपको देखने मिलता है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो है वो देखने मिल रही है। और लास्ट ईयर जो है वो बहुत कम रेनफॉल हुआ था, कोडगू करके जो जगह है वहाँ पे, जहाँ हम कहेंगे सिर्फ 40% रेनफॉल हुआ है, जो हमेशा होता है उसके सिर्फ 40% हुआ। इतना कम यहाँ पे आपको रेनफॉल देखने मिलता है। कोडगू करके जो जगह है ये आपको कर्नाटक में दिखने मिलती है। तो कर्नाटक की रिवर है लक्ष्मण तीर्थ रिवर। इस रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं। रिवर की अगर बात करें तो लक्ष्मण तीर्थ रिवर जो होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है कर्नाटक की। लक्ष्मण तीर्थ रिवर ओरिजिनेट होती है ब्रह्मागिरी हिल्स में, कोडगू या फिर कुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक का है जो है वहाँ। अच्छे से याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। बहुत बड़ा इवेंट है ये एक तरह से देखा गया तो। उसके बाद ये ईस्ट में फ्लो होती है, इंडिया के ईस्टवर्ड ये फ्लो होती है, यानी आप नीचे से भी देखो तो इस तरह से ये फ्लो होगी ईस्टवर्ड, और ईस्टवर्ड फ्लो होती है एक फ्लैट एरिया में कुर्ग के साउथ के। इवेंचुअली यानी हम कहेंगे ऐसे कुर्ग के साउथ के एक ईस्टवर्ड ये फ्लो होगी, और इवेंचुअली कावेरी रिवर को ज्वाइन करती है कृष्णराज सागर लेक के पास। तो ये ज्वाइन कर देगी कावेरी रिवर को, और टोटल लेंथ जो है लक्ष्मण तीर्थ रिवर की वो 180 किलोमीटर से, तो भी काफ़ी लंबी रिवर है। लक्ष्मण तीर्थ फॉल भी आपको देखने मिलता है, इसको इरुपू फॉल भी कहा जाता है, जो कि इस रिवर पे लोकेटेड है, और इट बॉर्डर्स केरला। तो केरला के आपको बॉर्डर पे ये रिवर देखने मिलती है। और अगर देखोगे तो नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो भी इस रिवर के ही रास्ते में आपको देखने मिलता है। सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी अगर देखा गया तो कावेरी रिवर है, यानी कावेरी रिवर इसको आके मिलती है। तो सबसे बहुत बड़ी एक ट्रिब्यूटरी, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ये कावेरी रिवर की, ये लक्ष्मण तीर्थ रिवर, यानी कावेरी रिवर को जाके ये मिलती है। तो ये हो गई ट्रिब्यूटरी कावेरी रिवर की। नोटेबल ट्रिब्यूटरी जो है वो कावेरी रिवर की उसमें आती है हरंगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और उसके अलावा लक्ष्मण तीर्थ, कब्बनी, स्वर्णावती, भवानी, नोइल, अमरावती, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये सब नदियों के नाम है, अच्छे से याद रखिएगा। अब ये एक ट्रिब्यूटरी न्यूज़ में आ गए तो कावेरी के बाकी ट्रिब्यूटरीज पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा भी आ सकता है इसमें से कौन सी ट्रिब्यूटरीज कावेरी की है, या फिर कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो अच्छे से याद रखिएगा, रिवर्स पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था हंस इंडिया। उसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को लेकर। आप इस जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है उसको हमेशा एनएसजी नाम से हम लोग इसे जानते हैं। तो इसका जो सिलेबस जाएगा वो सिक्योरिटी में ही जाएगा। तो सीनियर आईपीएस ऑफिसर नलिन प्रभात करके जो है उनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो ये डीजी बन चुके हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के। बैकग्राउंड ये है कि एनएसजी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो इंडिया को प्रोटेक्ट करता है टेररिस्ट थ्रेट से, टेररिस्ट यानी आतंकवादियों से बचाने में, और हमारे देश की सिक्योरिटी मेंटेन करने में एनएसजी का बहुत बड़ा रोल है क्रिटिकल सिचुएशन में। जैसे हम कहेंगे 26/11 के वक्त मुंबई में जैसे हमें कहीं ना कहीं एक तरह से जो टेररिस्ट थ्रेट है उससे बचाया था एनएसजी ने, या फिर हम कहेंगे हमारे सिक्योरिटी जो इसे मेंटेन किया था, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। तो ऐसे वक्त एनएसजी का बहुत ज़्यादा काम पड़ता है, बहुत बड़ा महत्व पता चलता है। तो चलिए एनएसजी के बारे में पढ़ लेते हैं। एनएसजी जो होते हैं, एनएसजी को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स कहा जाता है। इनको कॉमनली ब्लैक कैट्स कहा जाता है। ये काउंटर टेररिज्म का यूनिट करके काम कर रहे हैं, यानी टेररिज्म को खत्म करने वाला यूनिट करके इंडिया में काम करते हैं। ये ऑपरेट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। इसको एस्टैब्लिश किया गया था अक्टूबर 16, 1984 को। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद से ये आए। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है अमृतसर में हुआ था, उसके बाद से आया है। इंदिरा गांधी तब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। मिशन और विजन क्या है? मिशन इसका है कि ट्रेन करना, इक्विप करना और मेंटेन करना स्पेशल फोर्सेस को, जो इजीली टेररिज्म के खिलाफ लड़ सके। और इनका मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा।
तो ये बहुत अच्छा एक मोटो है, यानी एवरीवेयर एंड ऑलवेज सुप्रीम सिक्योरिटी। विजन इनका है टू बी वर्ल्ड क्लास जीरो एरर फोर्स, बनना है, मैं वर्ल्ड क्लास और ऐसा एक फोर्स बनना है जो कि जीरो एरर हो, यानी वो परफेक्ट एक फोर्स हो। इसका रोल और फंक्शन देखते हैं क्या है। इसके रोल की बात करें तो फेडरल कॉन्टिजेंसी डिप्लॉयमेंट फोर्स है, जो हैंडल करता है, यानी फेडरल यानी जो नेशनल यानी सेंट्रल के अंडर काम कर रहा है, उसके अलावा स्टेट के भी लिए ये काम कर लेता है, तो अलग अलग टास्क पूरी करता है। जैसे एंटी हाईजैक ऑपरेशन, जब भी कोई हाईजैकिंग होती है फ्लाइट्स या कोई भी ऐसे ट्रांसपोर्टेशन के जो भी हम कहेंगे एक सोर्सेस है उसकी, तो उसको कहीं ना कहीं उसको ठीक करने की कोशिश करता है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाता है, यानी जब भी क्राइसिस आता है तो कुछ लोगों को रेस्क्यू करने के काम करता है। टफ सपोर्ट देता है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को ये बहुत बड़ा सपोर्ट देता है किसी भी उनके टास्क में। इस तरह के बड़े बड़े रोल है एनएसजी के। कंपोजिशन की बात करें तो एनएसजी में आपको अलग अलग ऑफिसर्स देखने मिलते हैं और अलग अलग पर्सनल्स देखने मिलते हैं, जो कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस से आते हैं, इंडियन आर्मी से आते हैं और सेंट्रल पुलिस फोर्स स्टेट पुलिस फोर्सेस से भी आते हैं। ये इसका कंपोजिशन है। तो एनएसजी जो है ये न्यूज़ में रहा और इस न्यूज़ का सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। अब अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है नागोर्नो काराबाख रीजन को लेके। नागोर्नो काराबाख रीजन जो है ये करंट इवेंट से आता है इसकी न्यूज़, और अगर देखा गया तो ज्योग्राफी में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो रशियन पीस कीपर्स जो है, यानी रशिया के जो पीस कीपर्स है जो कहीं ना कहीं वॉर को रोकने की और ये सब करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने इनिशिएट किया है उनका विड्रॉल। अब वो इनिशिएट कर दिए कि वो कहीं ना कहीं बाहर निकलने वाले हैं नागोर्नो काराबाख करके जो रीजन है अजरबैजान में। तो अजरबैजान के यहाँ से आएंगे और अजरबैजान को ये फिर से दे देंगे कि भाई आप अब फिर से इस एरिया को संभालो, क्योंकि अब तक यहाँ पे टेंशन्स जो चल रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, इसके लिए रशिया के पीस कीपर्स आए थे, कुछ फोर्सेस आई थी जो इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रोक सके। बैकग्राउंड यही है कि ये जो प्रोसेस है ये बताती है कि जो डिपार्चर हो रहा है रशियन फोर्सेस का इस रीजन से, वेयर दे हैव सर्व्ड एज पीस कीपर, है ना। तो हम कहेंगे एट द सिंस द एंड ऑफ 2020 वॉर, एक वॉर चला था 2020 का और वो खत्म हो गया, तब से पीस कीपर करके रशिया की आर्मी वहाँ पे थी। तो वो अब वहाँ से विड्रॉ करे और अजरबैजान को फिर से यहाँ कंट्रोल मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो रशिया, ये अजरबैजान है, ये जॉर्जिया है, ये आर्मेनिया है। यहाँ पे आपको नागोर्नो काराबाख रीजन देखने मिलता है जहाँ पे रशिया के पीस कीपिंग फोर्सेस थे। अब इसको खाली करके फिर से अजरबैजान के हाथ में देके रशिया के फोर्सेस जो ये वापस अब रशिया में लौट जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले तो नागोर्नो काराबाख रीजन जो है उसके बारे में हमें जानना होगा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो नागोर्नो काराबाख रीजन जो है ये रीजन है कॉन्फ्लिक्ट अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में। आर्मेनिया कहता है कि ये रीजन हमारा है, अजरबैजान कहता है कि ये रीजन हमारा है। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चला है, वॉर चला था इस रीजन को लेकर, जो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। अब ये जो है ये एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ और हिस्टोरिकल और टेरिटोरियल डिस्प्यूट था, जिसमें आप देखोगे तो माउंटेन्स हैं आजू बाजू बहुत सारे और डिकेड्स ऑफ टेंशन है। काफ़ी सालों से ये टेंशन चल रहा है, 10 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, मिलिट्री क्लैशेस चले हैं, वॉर चला है। रीजन का स्टेटस जो है वो अभी भी अनरिजॉल्व है। इट कंटिन्यू टू बी पॉइंट ऑफ कंटेंशन इन साउथ कॉकेशस। तो हम कहेंगे अभी भी ये साउथ कॉकेशस में रहने वाला एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि अभी भी वहाँ पे गुस्सा और झगड़ा, नफरत सब कुछ है। तो हम कहेंगे कि जोग्राफिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो नागोर्नो काराबाख जो है ये माउंटेनस लैंडलॉक्ड रीजन है, यानी ज़मीन में आने वाला, कोई कोस्ट ना शेयर करने वाला माउंटेनस रीजन है जो कि बाउंड्रीज में आता है अजरबैजान के। तो हम कहेंगे यहाँ पे पर एथनिक आर्मेनियंस ज़्यादा है। नागोर्नो काराबाख रीजन जो होता है वो कवर करता है पूरे साउथ ईस्टर्न स्ट्रेच को, लेसर कैराकसिस माउंटेन को, कॉकेशस माउंटेन को। तो कॉकेशस माउंटेन रेंज जो है वो यहाँ पे कवर कर लेता है पूरा रीजन। उसके अलावा ऑल्दो इट डज नॉट डायरेक्टली बॉर्डर आर्मेनिया, तो डायरेक्टली आर्मेनिया के बॉर्डर पे आता भी नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। आर्मेनिया जो उसके बॉर्डर पे ना आते हुए भी अब आर्मेनिया के लोग वहाँ पे एथनिसिटी आर्मेनिया के, तो वो क्लेम कर रहे हैं आर्मेनिया थ्रू द लाचिन कॉरिडोर, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाते हो, यानी वहाँ से आप कहीं ना कहीं आर्मेनिया से पहुंच सकते हो इस नागोर्नो काराबाख रीजन तक। अब ये होने के अलावा लाचिन कॉरिडोर है, माउंटेन पासेस है, जिसको कंट्रोल कर रहा है रशिया के पीस कीपिंग फोर्सेस, ताकि आर्मेनिया वॉर ना करे, या फिर हम कहेंगे अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच के वॉर रुक जाए और शांति से सब कुछ चले। इसलिए रशिया के पीस कीपिंग फोर्सेस उसको संभाल रहे थे। अब ये वहाँ से विड्रॉ करने वाले, पता नहीं आगे क्या होगा। तो ये जो है नागोर्नो काराबाख रीजन, ये न्यूज़ में और इसका सोर्स था द हिंदू।
अब नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लेके। बहुत अच्छी न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमेशा न्यूज़ में रहता है और इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस हर बार ही रहते हैं, हर साल के एग्जाम में रहते हैं। तो इसका सिलेबस जाता है जुडिशियरी में। प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया डायमंड जुबली सेलिब्रेशन का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डायमंड जुबली था, उसका सेलिब्रेशन जो है उसको खुद इनॉग्रेट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया है सुप्रीम कोर्ट के ऑडिटोरियम में दिल्ली में। जनवरी 28, 2024 को ये किया गया था। प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने ये कहा था कि जो मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉ द ड्रीम ऑफ अ फ्री इंडिया बेस्ड ऑन फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा है ऐसे प्रिंसिपल्स को प्रिजर्व करने के लिए। अब ये न्यूज़ जो है ये तो थोड़ी पुरानी है, बट अभी ये पेपर में आई थी और इस बार यानी न्यूज़पेपर में आई थी और इसीलिए इस बार इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि इसी साल की न्यूज़ें देखा भी गया। तो हम कहेंगे कि पीएम ने खुद कहा है कि फ्रीडम जो हमें मिल रहा है, हमारे इंडिविजुअल्स को इक्वालिटी, जस्टिस मिल रही है, सब सुप्रीम कोर्ट ही इन प्रिंसिपल्स को प्रिजर्व कर रहा है, इसलिए हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो होगा इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 क्लॉज 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 124 है उसमें ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो होगा उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और मैक्सिमम 7 एडिशनल जस्टिस होंगे जब तक पार्लियामेंट उनके नंबर्स नहीं बढ़ाता है तब तक। करंटली अगर देखा गया तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस प्लस 33 अदर जजेस है। ओरिजिनली ये लिखा गया तो 7 मेंबर्स थे, अभी उसको बढ़ा के 33 तक हमने पहुंचाया। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और 33 अदर जजेस आपको देखने मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पावर और जुरिस्डिक्शन की बात करें, यानी उनके पावर्स की बात करें या उसके जो भी हम कहेंगे कि जो एरिया पे उसकी पावर है उसकी अगर बात करें तो वो आपको आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 में देखने मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के। की फीचर्स देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट अपील कोर्ट है, यानी आप देखोगे तो जैसे हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट के केसेस में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। अगर आपको हाई कोर्ट का फैसला नहीं पसंद आया तो यू कैन अपील इन सुप्रीम कोर्ट, ये हाईएस्ट है, इसके ऊपर फिर अपील कहीं भी नहीं हो सकती है। तो ये है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है आप कुछ पिटीशन दे सकते हो, बट अपील वाला कोर्ट हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट ही है। इसको एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, सबसे ऊंचा कोर्ट है इंडिया का। इवन लास्ट रिसोर्ट है ये, जहां पे सिटीजन को जस्टिस मिलती है अगर उनको हाई कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो। आर्टिकल 143 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो भी क्वेश्चन रिलेटेड टू लॉ है उसमें प्रेसिडेंट खुद उनको एडवाइस मांग सकते हैं। जब भी वो किसी बिल पे एसेंट दे या उनको कोई भी डिसीजन लेना है तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेके भी डिसीजन दे सकते हैं। और हम कहेंगे ऐसे मैटर को पूछा जाता है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस रखता है। कोर्ट डिस्प्यूट सॉल्व करता है यूनियन और स्टेट्स के बीच में, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी भी स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसकी बीच की स्टेट केसेस भी सुप्रीम कोर्ट चलाता है, या फिर एक स्टेट वर्सेस दूसरे स्टेट ऐसे भी केसेस सुप्रीम कोर्ट चलाता है, या एक स्टेट्स कुछ 2-3 स्टेट्स एक तरफ कुछ स्टेट्स दूसरी तरफ, कोई भी केसेस हो ये सुप्रीम कोर्ट चलाता है, ऐसा आर्टिकल 131 कहता है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करता है लॉ और एक्शंस को एग्जीक्यूटिव के, यानी एग्जीक्यूटिव जो भी एक्शंस ले रहे हैं, जो भी लॉ बना रहे हैं वो ठीक है कि नहीं उसको रिव्यू करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं ये देखता है, नहीं होंगे तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके बंद करा देता है। सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, वो रिट जारी कर सकता है, रिट्स जो होते हैं वो जारी करके वो ऑर्डर्स दे सकता है सरकार को कि ऐसा करो वैसा करो अंडर आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो कुछ केसेस ले सकता है खुद के मर्जी से भी, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में जो केसेस है वो, तो उसको कहा जाता है हम कहेंगे सू मोटू, यानी खुद के इच्छा से लेना। अगर कोई व्यक्ति अपील में भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहता फिर भी सुप्रीम कोर्ट सू मोटो कुछ केसेस को अपने पास ले सकता है अपने मर्जी से भी। ये की फीचर्स है हमारे सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के कुछ इश्यूज और चैलेंजेस भी रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने फेस किए हैं। तो जून 2023 में ओवर 80,439 केसेस पेंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, बाकी कोर्ट्स तो छोड़ ही दो। दूसरा जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल रिस्ट्रेंट, इस पे डिबेट चलता है कि जुडिशियरी जो है वो बीच बीच में कर रही है सरकार के और सरकार को ठीक से काम नहीं करने दे रही है, पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस के बीच बीच में कर रही है। तो ये चीज़ें, और जुडिशियल रिस्ट्रेंट भी आता है, यानी कहीं कहीं जुडिशियरी को रोका जा रहा है काम करने से, ऐसी चीज़ें भी काफ़ी डिबेट में रहती है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 230th रिपोर्ट जो उन्होंने हाईलाइट किया है कि फेवरेटिज्म जो होगा इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि कुछ ऐसा ना हो जाए कि गवर्नमेंट अपने फेवरेटिज्म वाले जजेस को ही
अपॉइंट करे तो इसमें इंपैक्ट होगा इम्पार्शलिटी और फेयरनेस ऑफ जुडिशियल सिस्टम। ऐसा नहीं होना चाहिए और अपॉइंटमेंट वही जजेस के होने चाहिए जो हम कहेंगे कि उतना ज़्यादा, हम कहेंगे कि एक मेरिट के बेसिस पे, या फिर वो उतने एक्सपीरियंस्ड है या उनके फैसले लेने में अच्छे हैं वो लोग, ये है। तो जुडिशियरी जो है और एग्जीक्यूटिव जो है, जुडिशियरी यानी हमारे जजेस और यानी कोर्ट्स, और एग्जीक्यूटिव यानी हमारे जो मिनिस्टर्स है वो मिनिस्ट्री या फिर जो भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं लॉ को, वो उनके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। जैसे हम कहेंगे डीले होते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में, काफ़ी धीरे धीरे किया जाता है, ट्रिब्यूनलाइजेशन होता है ऑफ जस्टिस, है ना, जस्टिस जो होगा वो भी ठीक से नहीं मिलती है, ट्रिब्यूनल्स में जाती है, उसमें भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का अच्छा रोल होता है। पब्लिक क्रिटिसिज्म भी देखने मिलता है, मिला है हमें एग्जीक्यूटिव का ड्यूरिंग कोविड-19, तो पब्लिक क्रिटिसिज्म भी हुआ है, एग्जीक्यूटिव को डायरेक्टली यहाँ क्रिटिसाइज़ किया गया है। ऐसे कंसर्न्स काफ़ी सारे हैं। तो पब्लिक परसेप्शन जो है जुडिशियरी को लेके, उसमें देखोगे तो रिलेटेड टू ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये रहना चाहिए। जुडिशियरी हमारी हमेशा ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए, वो क्या कह रही है हमें पता होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, और उसके अलावा जुडिशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए। पॉलिटिशियंस जो उन्होंने जुडिशियरी में बीच बीच में नहीं करना चाहिए, ये भी चीज़ें हम चाहते हैं। वे फॉरवर्ड क्या होगा? वे फॉरवर्ड ये है कि हमें केस मैनेजमेंट सिस्टम को और अच्छा करना होगा, टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, जैसे ई फाइलिंग, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, फिर यानी हम कहेंगे ऑनलाइन ही सब केसेस फाइल हो जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक जगह से दूसरी जगह व्यक्ति नहीं भी जा रहा है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उससे कोर्ट बात कर ले, वर्चुअल हियरिंग, है ना, हम कहेंगे कि प्रेजेंट ना रहते हुए भी हियरिंग हो जाए, इससे बैकलॉग जो है वो कम हो सकते हैं और एफिशिएंसी बढ़ सकती है। दूसरा है इम्प्लीमेंटिंग जुडिशियल रिफॉर्म। जुडिशियरी में काफ़ी रिफॉर्म्स आने चाहिए, जैसे नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा करना चाहिए और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, और फाइल जो वैकेंसीज है उसको प्रॉम्प्टली हमने फिलअप करना चाहिए हमारे सरकारों ने। ये हेल्प कर सकता है बैकलॉग्स को ख़त्म करने में और जस्टिस को डिलीवर करने में टाइमली। कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आपको न्याय मिलने में समय लग रहा है, इसका मतलब आपको न्याय ही नहीं मिला है, ऐसा समझ लीजिए। अगला है ट्रांसपेरेंसी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लोगों को भी पता चलना चाहिए किसी को जज क्यों बनाया है। जजमेंट ज़्यादा एक्सेसिबल होने चाहिए पब्लिक को, जिससे पब्लिक का ट्रस्ट जुडिशियरी पे बना रहेगा। जजमेंट्स भी इजीली एक्सेसिबल रहने चाहिए, जैसे आजकल आप देख रहे हो तो लाइव कोर्ट की जो प्रोसीजर्स है, वो प्रोसीडिंग्स वो चलती है, इससे लोगों का एक भरोसा बना रहता है। और इंश्योर करना चाहिए कि जुडिशियरी जो फ्री है, किसी इन्फ्लुएंस में नहीं है, एग्जीक्यूटिव के, मिनिस्टर्स के या फिर गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आके काम नहीं कर रही है, और मेंटेन कर रही है इंटीग्रिटी ऑफ जुडिशियल सिस्टम, यानी सत्यनिष्ठा वहाँ पे मेंटेन हो रही है। आखिर हमारा एक ही तो भरोसा है जुडिशियरी पे। देखिए कैसा है कि एक बार का मिनिस्टर्स आपके बारे में नहीं सोचेंगे, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपने जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया वो आपके बारे में ना सोचे, आपके रिप्रेजेंटेटिव। बट जुडिशियरी हमेशा सिटीजन्स के बारे में सोचती है, सिटीजन्स उन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और यही भरोसा बना रहे, ऐसे ही हम चाहते हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया था, इसका सोर्स था PIB, और ये न्यूज़ में रहा था। तो अब बारी है प्रैक्टिस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। तो पहला जो एमसीक्यूज है वो एमसीक्यू है विद रेफरेंस टू आर्टेमिस अकॉर्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, आर्टेमिस अकॉर्ड आर a set of principles for space exploration cooperation among nations. Second, Artemis Accords were established by ISRO. Third, Accord built upon the Outer Space Treaty 1967. How many of the statements given above are not correct? Only one, only two, all three या फिर none? आपको जो भी आंसर सही लगता है उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन 2 है कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स। पहला है लक्ष्मण तीर्थ, दूसरा है कब्बनी, तीसरा है भवानी और चौथा है अमरावती। हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर कावेरी? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर ऑल फोर? Third question is with reference to PMUY, that is Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. Consider the following statement. First, it is the flagship scheme introduced by Ministry of Petroleum and Natural Gas. Second, its primary objective is to provide clean cooking gas to rural and deprived household. Third, it aims to empower women, safeguard their health. How many of the above given statements are correct? Only one, only two, all three या फिर none? Question number 4. Nagorno-Karabakh region recently in news is related to Israel-Hamas war, Russia-Ukraine war, Azerbaijan-Armenia conflict, China-Philippines territorial dispute. Question number 5. With reference to NSG, consider the following statement. National Security Guards, that is NSG, is a specialized counter-terrorism unit in India. Second, it operates under Ministry of Defense. Third, NSG comprises officers and personnel from Central Armed Police Forces, Indian Army and State Police Forces. How many of the statements given above are not correct? Only one, only two, all three या फिर none? जो भी ऑप्शन सही लगते हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो अब बारी है
कल पिछले जो मैंने करंट अफेयर में क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स जानने की। सो जो 18 और 19 अप्रैल के डेली प्रैक्टिस एमसीक्यू थे उसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था सी, 2 का था डी, 3 का था सी, 4th का था ए और 5th का था सी। आई होप आपके पूरे आंसर्स करेक्ट निकले हों। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहे तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।